क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि निम्नलिखित समीकरण निकायों के अविरोधी या विरोधी होने की जांच करें, है ना। तो कोई दिया गया समीकरण है वो विरोधी है कि अविरोधी है, इसकी जांच हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन। इसका यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 दे देते हैं, छठा का पहला। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि x + 2y = 2, x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3, है ना। इसका प्रोसेस है कि जो भी समीकरण निकाय दिए गए हैं उसको हम क्या करेंगे, अवयव रूप में लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण निकाय को अवयव रूप में लिखेंगे। तो अवयव रूप में लिखने के लिए हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला के रूप में हम लोग यूज करते हैं ax = b, मतलब कि a जो है x का गुणांक है और x क्या है ये मैं बता दूँ, ये चर मान है। x क्या है, चर मान है। चर मान का जो गुणांक है उसको a के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ x है, यहाँ y है, x है और y है। तो चर मान के रूप में x और y है। अगर ये 3 × 3 ऑर्डर का होता या 3 समीकरण दिया होता तो वहाँ पे ये मान जो है z इसमें शामिल हो जाता है, यानी कि 3 मान का हो जाता है, x y और z शामिल हो जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 चर मान के रूप में है, यानी कि x y, है ना। तो x को क्या बोलेंगे, चर मान बोलेंगे, और a को क्या बोलेंगे, चर मान का गुणांक बोलेंगे, और इक्वल के बाद जो राशि दिया गया है इसको हम लोग b से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, इसलिए a = यहाँ हम देख रहे हैं कि x का गुणांक क्या है, 1 है, y का गुणांक क्या है, 2। ये पहला में कंप्लीट। दूसरा में आते हैं, x का गुणांक क्या है, 2 है, और y का गुणांक क्या है, 3 है। x = क्या हो गया, केवल x और y है ना। और यहाँ पे b = क्या हो गया, 2 है और 3 है, ठीक है। अब इसको देखते हैं हल करके। अगर हम x का मान निकालना चाहें तो यहाँ पे ये गुणा में है, सिंपल। यहाँ ये गुणा में है, राइट साइड जब भेजेंगे इसको तो गुणा क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा, अर्थात x = हो जाएगा b/a। तो a को बटा के नीचे से जब हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, a इनवर्स × b। मतलब a का हम प्रतिलोम निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे, और जो मान आएगा उसमें b से गुणा कर देंगे, और b x के मान से इसकी कंपेयर कर देता है ना, जब हल करना होता है तब। लेकिन अभी हमें हल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यही बताना है कि अविरोधी है या विरोधी है, अविरोधी है या विरोधी है, ठीक है। तो अवयव रूप में हमने लिख दिया। अविरोधी और विरोधी होने के लिए क्या करेंगे, हम a का मोड फाइंड कर लेंगे। तो मोड ऑफ a = क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और -2 × 2 = 4, यानी पहले विकल्प में से दूसरे विकल्प को घटा लेते हैं। तो घटाने के बाद क्या है, -1 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देख रहे हैं कि मोड ऑफ a का मान, यानी कि इसका विस्तार करने के फलस्वरूप जो मान आ रहा है वह 0 नहीं है। 0 नहीं है अर्थात समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा, है ना। और विरोधी होने के साथ साथ इसका हल ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो हमें जांचना है कि कौन विरोधी है और कौन अविरोधी है। तो सबसे पहले x की गुणांक यानी जो a का मान है, इस a के मान का हम मोड निकाल लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं, और देखते हैं कि 0 आया या नहीं। अगर 0 नहीं आया तो कहेंगे कि समीकरण निकाय विरोधी है, ठीक है। क्लियर है। 3 × 3 ऑर्डर का भी हो तो ऐसा ही करेंगे। अगर कोई समीकरण निकाय अविरोधी हो जाता है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब a का इन्वर्स का अस्तित्व नहीं रहेगा। जब a का इन्वर्स का अस्तित्व नहीं रहेगा तो इसमें b से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो x का कोई निश्चित मान प्राप्त नहीं होगा। अर्थात सब कुछ डिपेंडेंट है किस पे, मोड ऑफ a की वैल्यू पे, है ना। 0 नहीं आना चाहिए, या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे, ये बताएंगे कि कौन विरोधी है और कौन अविरोधी है, ठीक। पहला x + 3y = 5, 2x + 6y = 8, है ना। ये हो गया 5x - 5 + 4z = 5, 2x + 3y + 5z = 2, 5x - 2y + 6z = -1, ठीक है। इसी तरह से सब है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे x का मान x और y हो जाएगा, लेकिन a का मान 1 3 2 6 और b का मान 5 और 8 हो जाएगा। इसमें x का मान x y z हो जाएगा, और a का जो मान होगा 5 - 1 4 2 3 और 5 5 - 2 6। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे a का मान 1 1 1 तो है, मैंने सबका गुणांक 1 है तो 1 1 1 हो जाएगा। दूसरा में 2
1 और ए हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ए और 2a। यहाँ पे देखेंगे क्या आया, ए का मान 3 -1 -2। यहाँ पे तो x है नहीं, दूसरे इक्वेशन में x नहीं है, अर्थात इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हो सकता है 0 × x, है ना। तो जब a का मान लिखेंगे तो 3 -1 -2 0 2 और -1, और यहाँ पे 5 -5 और z नहीं है, अर्थात z का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग स्पष्ट रूप से इसको लिख सकते हैं, और लिख करके जो दिए गए मान हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि इसमें विशेष रूप से क्या बताना है आपको, कौन विरोधी और कौन अविरोधी है, ज्ञात नहीं करना है, लेकिन ये बताना है कौन विरोधी और कौन अविरोधी है। ठीक है, देखिए इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, देख रहे थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि कौन अविरोधी और कौन विरोधी है ना। ये देखना था कि इसका मोड का मान शून्य आ रहा है कि नहीं। अगर शून्य आ गया तो कहेंगे उसका अस्तित्व नहीं है, अगर शून्य नहीं आया तो कहेंगे कि इसका अस्तित्व है ना, यानी कि इसके हल का अस्तित्व है। आइए देखते हैं इसमें हल निकालना है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण निकाय को क्या करना है, अवयव विधि से हल करना है। इसके लिए पहला क्वेश्चन दिया है 5x + 2y = 4 और दूसरा दिया है 7x + 3y = 5, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि समीकरण निकाय जो होता है उसका अवयव रूप क्या होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण निकाय का, है ना। तो समीकरण निकाय का अवयव रूप हमने क्या बताया, हमने ax = b, मतलब कि x जो है चरमान है, ये जो है इसका गुणांक है, और इक्वल के बाद जो राशि दिए गए हैं वो क्या है, b, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले a की मान लिख लेते हैं। a = क्या आ गया, 5 2 7 और 3, है ना। x = क्या है आपका, केवल x है और y है, और b = क्या दिया है, 4 है और 5 है। इस सबको हम क्या किए, अवयव रूप में व्यक्त कर लिया, अवयव रूप में लिख लिए। अब हम ये जानेंगे कि ये अविरोधी है या विरोधी। मेरा मतलब ये है कि इसका अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है ना। तो इसके अस्तित्व है या नहीं के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मोड फाइंड कर लेते हैं। यानी कि किसका मोड फाइंड कर लेते हैं, ए का मोड फाइंड कर लेते हैं। तो मोड ऑफ ए = क्या हो जाएगा, 5 × 15 - 7 × 14, 15 में से 14 जाएगा, 1 आएगा। यहाँ 1 का मान 0 के बराबर नहीं है, अर्थात इस समीकरण के सॉल्यूशन का अस्तित्व है, हल का अस्तित्व है। तो यहाँ भी मैं पहले बता दूँ कि x = क्या हो जाएगा, a × b। अब मान लीजिए कि मोड ऑफ a का मान हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब एडजॉइंट निकालेंगे। ध्यान रखें, मोड निकालना तो पहले भी आप जान चुके हैं, और एडजॉइंट भी निकालना पहले जान चुके हैं, है ना। लेकिन जब 2 × 2 ऑर्डर का रहता है तो मैं डायरेक्ट क्या बताया था कि फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज कर देते हैं, या सेकेंड डायगोनल के लिए क्या करते हैं, इसके सिंबल में, इसके अवयवों को, अवयव के चिन्हों को बदल देते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ a = क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि 5 के बदले में 3 हो जाएगा, 3 और 5, और 2 के बदले में -2 और 7 के बदले में -7। क्लियर है। अब हम पूछें कि ये क्यों ज्ञात करेंगे, इसकी क्या जरूरत है। तो हम जानते हैं कि चूँकि a इनवर्स = 1 मोड ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है, यही ना होता है ना। a इनवर्स = 1 मोड ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है। तो हम देख रहे हैं कि 1 मोड ऑफ a का मान क्या है, 1 है। अब एडजॉइंट ऑफ a का मान क्या है, 3 -2 -7 और 5 है। क्लियर है, अर्थात a इनवर्स = कितना आ गया। अब चूंकि x बराबर क्या होता है, a इनवर्स इंटू b। क्लियर है, x = क्या होता है, a इनवर्स इंटू b। अब a इनवर्स का मान यहाँ 1/1 ही रहेगा, और किसी राशि में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रह जाता है, अर्थात इसमें किसी प्रकार से परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो हम a इनवर्स के लिए हम क्या कर देते हैं, 3 -2 -7 और 5 लिख दिए हैं, इंटू b का मान क्या है, यहाँ पे 4 और 5 है, 4 है और 5 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कि जो मान आएगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो x = a इनवर्स इंटू b है, और a इनवर्स का मान आपका ये आया, और b का मान कितना दिया गया है। मल्टीप्लाई तो आप लोग जानते ही हैं, 4 × 12 -7 × 28, 5 × 10, प्लस माइनस हो जाएगा, 5 × 5 = 25। क्लियर है, यहाँ पे क्या आया मान आपका
2 और यहाँ आ जाएगा -3। ये किसका वैल्यू है? x का। तो x का मान आपका x और y है ना। अब यहाँ पे हम सीधे क्या लिख देंगे? तुलना करने पर, है ना। तुलना कर रहे थे, x का मान क्या आ रहा है 2 और y का मान आ जा रहा है -3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक बार और बता दूँ कि इसे हल करने के लिए बहुत ज़्यादा ये टेंशन वाली बात नहीं है। हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है और ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? शुरू में ही मोड निकाल लेंगे। जैसे 2 काम हो गया, एक पता लगाने है कि इस समीकरण के अस्तित्व है या नहीं, है ना। तो मोड निकालना है। मोड निकालना है तो हमें 2 फायदा हो जा रहा है। पहले ये पता चल रहा है कि समीकरण निकाय का हल है या नहीं, मतलब हल का अस्तित्व है या नहीं। ठीक है, दूसरी बात, जब अस्तित्व है तो इसका हम एडजॉइंट निकाल ले रहे हैं, है ना। और एडजॉइंट निकाल करके ए इन्वर्स निकाल रहे हैं। ए इन्वर्स निकालने के बाद हम जानते हैं कि x बराबर ए इन्वर्स इंटू बी हो जाता है। ए इन्वर्स का मान और यहाँ बी का मान गुणा कर दिए। गुणा करने के बाद x का जो मान है इसको यहाँ रख करके इसे कंपेयर कर दिया। x के सामने वाला x, y के सामने वाला y, और इसमें अगर 3 to 3 ऑर्डर का होता तो z के सामने वाला z का मान होता है। इस तरह से आसानी से हम सोल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड। प्रकार से हमें क्या बताना है? x और y और साथ साथ z का मान, यानी कि जिसमें x, y, z तीनों हैं उस तीनों के मान को ज्ञात करना है। जिसमें x और y है सिर्फ और सिर्फ x तथा y के मान को ज्ञात करना है ना। आइए देखते हैं। पहला तो हमने हल कर दिया है। दूसरा समीकरण दिया है x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0 और x + y + z = क्या होगा? 2 हो गया। इसमें क्या हो जाएगा? a का मान पूछा जाए कि a का मान क्या होगा, तो आप देखेंगे कि x का गुणांक 1 है, इसका -1 है और इसका क्या है? 1 है। फिर 2, 1 और -3 और ये 1, 1, 1। ठीक है, पूछा जाए कि x का मान क्या होगा? तो x, y और z, और b का मान क्या होगा? तो 4, 0 और 2। क्लियर है? इस तरह से सब में हम चुनाव करेंगे किसका किसका मान, x, a और b का मान, है ना। तो a से a इन्वर्स निकाल लेंगे और उसमें b से मल्टीप्लाई करके x के मान से तुलना कर देंगे। जो मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए और कुछ क्वेश्चन है इसमें मैं बताता हूँ। देख लेते हैं 9 नंबर आपका ये क्वेश्चन है। 10 नंबर में कह रहे हैं दिए बराबर इतना, तो ये इन्वर्स ज्ञात किया है। जैसे अभी हम लोग इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर रहे थे, पहले उसी मेथड से क्या करेंगे? हम इन्वर्स निकालेंगे। यानी कि ये दिया गया है, इस दिए गए ए के माध्यम से हम लोग इसका मोड निकालेंगे। मोड निकालने के बाद इसका एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट को मोड से डिवाइड कर देंगे। जो मान आएगा वो हमारा इन्वर्स होगा। और यहाँ एक समीकरण भी दिया गया है। इस समीकरण को हम गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि x को अगर छोड़ दें तो a का मान 2 - 3 5, 3 2 और -4, 3 2 और -4 और 1 1 और -2, 1 1 और -2। यानी कि इससे भी अगर हम a का मान निकालते हैं तो जो यह a है वही मान यहाँ से a आएगा। फिर a के लिए जब हम x निकालते हैं तो a इन्वर्स इंटू b होता है ना। a इन्वर्स इंटू b होता है, तो ये वाला तो b का मान हो ही गया। और a इन्वर्स इसको हम पहले ज्ञात कर ही चुके हैं। डायरेक्ट इसके द्वारा प्राप्त a इन्वर्स से इस b में गुणा कर देंगे और x, y, z से तुलना कर देंगे। इस प्रकार हमारा x, y और z का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हमें इसके लिए फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। अर्थात क्वेश्चन में भी क्लियर कर रहा है कि ये बराबर इतना है तो ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए और इसी ए इन्वर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ठीक है, काफ़ी आसान है, एक बार ट्राई करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, पहले 4 kg प्याज, 3 kg गेहूँ और 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपये है। 2 kg प्याज, 4 kg गेहूँ और 6 kg चावल का मूल्य 90 रुपया है। 6 kg प्याज, 2 kg गेहूँ और 3 kg चावल का मूल्य 70 रुपया है ना। तो अभी विधि द्वारा प्रतीक का मूल्य प्रति kg ज्ञात करें। 10वीं कक्षा में आप लोग समीकरण पढ़े होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चर मान की चर्चा किया गया था, लेकिन यहाँ पे 2 चर मान ना होकर के कितना हो जा रहा है? 3 चर मान हो जा रहा है। ठीक है, आइए इसको हम हल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये ध्यान में रखेंगे कि हमें करना क्या है। तो कह रहा है कि आगे विधि का प्रयोग करना है और प्रयोग करके प्रत्येक का मूल्य प्रति kg ज्ञात करना है। तो प्रत्येक का मूल्य यानी कि प्याज का भी मूल्य, गेहूँ का भी मूल्य और चावल का भी मूल्य, है ना। प्रत्येक kg का मतलब यही हुआ कि प्याज का भी मूल्य, गेहूं का भी मूल्य और चावल का भी मूल्य हमें अलग अलग ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि मान दिया
प्याज 100 रुपये प्रति केजी। प्याज के बाद है गेहूँ 22 रुपये प्रति केजी, और चावल जो है 0 रुपये प्रति केजी, है ना। इन्हें हम क्या करते हैं, आगे लिख देते हैं, है ना। तो लिख देंगे इन्हें आगे रूप में लिख देते हैं। आगे रूप में जब हम लिख रहे हैं तो देख रहे हैं कि प्याज पहले x है, तो पहला में प्याज कितना है जी 4 के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x। लेकिन ये ध्यान रखना कि एक ही साथ है, तीनों का मूल्य 60 रुपया है, तो तीनों का योगफल होगा प्लस 3 के जी गेहूँ है, तो गेहूँ y है तो 3y, और प्लस 2 के जी चावल है, तो चावल यहाँ क्या है z है, तो 2z, और तीनों को मिलाकर के 60 रुपये। ये समीकरण आपका ये हो गया। फिर आते हैं प्याज x है, यानी कि 2 के जी, तो 2x 4y और प्लस 6z, तीनों मिलाकर के 90 रुपये। ये समीकरण आपका क्या बन गया 2 बन गया। और तीसरा है 6 के जी प्याज, 2 के जी गेहूँ और 3 के जी चावल है ना। ये तीनों मिलाकर के क्या बन गया 3 समीकरण हो गया। और अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि तीनों समीकरण में a मान लेंगे x का गुणांक, ठीक है। तो चूँकि अभी रूप क्या होता है आपको बताया जा चुका है, ax इक्वल टू b होता है, ax इक्वल टू क्या होता है b होता है, और x का जो मान है वह हमें ज्ञात करना है। तो x के लिए हमें a इन्वर्स इंटू b चाहिए, यानी कि a का पहले हमें इन्वर्स निकालना है और उसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा मान आएगा उसकी तुलना x से कर देंगे, है ना। तो यहाँ a बराबर क्या आ गया जी 4 3 2 2 4 6 और 6 2 और 3, है ना। अब इसका क्या करेंगे हम मोड निकालेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे देखेंगे कि 0 के बराबर नहीं ना आ रहा है। 0 के बराबर जब नहीं आएगा तो इसका हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट निकालेंगे, और मोड और एडजॉइंट की सहायता से हम a इन्वर्स निकालेंगे, गुना कर लेंगे b से, और x का मान रख करके कंपेयर कर लेंगे, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, ठीक है।